नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी हत्या। आज भी जिंदा है गांधी की विचारधारा। राजस्थान और मध्य प्रदेश ने किया केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर। एमओयू है संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी लिंक परियोजना से रिलेटेड। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा और चंबल क्षेत्रों को मिलेगा लाभ। और लैब में मछली के मांस बनाने वाले देशों में हुई भारत की एंट्री। भारतीय संस्था CMFRI ने इसके लिए बढ़ाया कदम। नीट मीट बायोटेक के साथ किया अनुसंधान समझौता। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए डालते हैं नजर विस्तार से खबरों पर। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करके त्रासदी का वो मंजर याद आ जाता है जो देश के इतिहास की दिशा बदल देता है। आज हम बात कर रहे हैं 30 जनवरी 1948 की, जिस दिन भारत ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को खो दिया। 30 जनवरी सन 1948 को उनकी हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। वे नई दिल्ली के बिरला हाउस में अपनी दैनिक शाम की प्रार्थना करने पहुंचे हुए थे। प्रार्थना के बाद भीड़, जिसमें उनके अनुयायी थे, प्रेस और अन्य लोग भी शामिल थे, भीड़ के बीच में से ही छिपाई हुई बंदूक के जरिए नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां दागी। बापू के मुंह से निकलने वाले अंतिम शब्द थे, हे राम। लेकिन गांधी एक व्यक्ति से कहीं अधिक एक विचार थे, और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, विचारों की नहीं। दुनिया में गांधी विचारों के तौर पर हमेशा मौजूद रहेंगे। महात्मा गांधी भारत ही नहीं, दुनिया के प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने देश को अहिंसा के जरिए ब्रिटिश सत्ता से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। वे टॉल्स्टॉय, रस्किन, जीसस क्राइस्ट और महावीर स्वामी से प्रभावित थे। उनके ऊपर भगवत गीता और बाइबल दोनों का प्रभाव था। वे जॉन रस्किन की लिखी पुस्तक अनटू द लास्ट से काफी प्रभावित थे। उनका सर्वोदय और अंत्योदय दर्शन इस पुस्तक से मिलता है। इस पुस्तक के मैसेज, व्यक्ति की भलाई उसकी भलाई में ही निहित होती है, से वे खासे प्रभावित थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम और जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। वे साल 1915 में भारत लौटे और राष्ट्रीय आंदोलन के अगुवा बने। साल 1916 में वे कांग्रेस के सदस्य बने। उन्होंने भारत में पहली बार पब्लिक स्पीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन समारोह के दौरान दी थी। साल 1917 में बिहार के चंपारण में हुए आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारत में ही लॉन्च किया गया पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही एक रूप था। उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन नाम के 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की केवल एक बार अध्यक्षता की थी। उन्होंने अहिंसात्मक विरोध को स्वतंत्रता हासिल करने का जरिया बनाया। कई प्रसिद्ध हस्तियों ने उन्हें अपना आदर्श माना है। इनमें नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आपको एक सवाल का जवाब देना है, भारतीय संविधान में गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं? हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन संशोधित PKC-ERCP लिंक परियोजना को लागू करेगा। इस परियोजना में राजस्थान की ERCP योजना के साथ PKC नदी लिंक परियोजना का एकीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि PKC नदी लिंक परियोजना काफी लंबे समय से लंबित है और यह परियोजना भारत सरकार की राष्ट्रीय स्तर की नदी जोड़ो परियोजना का एक भाग है। आपको यह भी जानना चाहिए कि ERCP परियोजना राजस्थान में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और पिछली अशोक गहलोत जी की सरकार इस पर जोर दे रही थी और इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग भी कर रही थी। तो चलिए अब समझते हैं कि यह परियोजना क्या है और इससे किसे लाभ होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि PKC लिंक परियोजना क्या है। PKC लिंक परियोजना का मतलब है पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, यानी इस परियोजना में पार्वती, कालीसिंध, चंबल नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल 30 लिंक में से एक है।
इस योजना को 1980 में तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय, जिसे अब जल संसाधन मंत्रालय कहा जाता है, और केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के अनुसार काली सिंध चंबल लिंक नहर परियोजना की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी की गई थी और सितंबर 1991 में संबंधित राज्यों को यह रिपोर्ट दे दी गई थी। इस रिपोर्ट में काली सिंध और नेवज नदी के चंबल नदी में पानी का डायवर्जन प्रस्तावित किया गया था। पानी का यह डायवर्जन या तो राणा प्रताप सागर बांध या फिर गांधी सागर बांध पर होना था। आपको बता दें कि नेवज नदी काली सिंध की एक सहायक नदी है। अब ये जानते हैं कि ERCP क्या है। ERCP का फुल फॉर्म है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ERCP का उद्देश्य चंबल बेसिन के भीतर पानी का अंतर बेसिन हस्तांतरण करना है। देखिए, काली सिंध, पार्वती, मेज और चाकन नदी के उप बेसिनों में मानसून सीजन के दौरान अच्छा खासा पानी जमा हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ बनास, गंभीरी, बाणगंगा और पार्वती नदी के उप बेसिनों में पानी की कमी रहती है। तो कुल मिलाकर इस योजना में जहां ज्यादा पानी है वहां से नहर के माध्यम से पानी वहां भेजा जाएगा जहां पानी की कमी है। इस योजना से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा आदि में पीने का पानी और औद्योगिक उपभोग का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान सरकार 2019 में ERCP का प्रस्ताव लेकर आई थी और टास्क फोर्स फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ने PKC लिंक परियोजना के साथ इस योजना के विलय पर चर्चा की थी। गौरतलब है कि टास्क फोर्स ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए बनाई गई थी। परियोजना के इस एकीकरण को दिसंबर 2022 में नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड एक विशेष समिति द्वारा अप्रूव किया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संशोधित PKC ERCP तक अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है। मंत्रालय के मुताबिक इस पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR की तैयारी चल रही है। DPR के नतीजे के आधार पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र के बीच एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाएगा। समझौता ज्ञापन में पानी का बंटवारा, पानी का आदान प्रदान, लागत और लाभ का बंटवारा, कार्यान्वयन तंत्र, प्रबंधन और व्यवस्था और चंबल बेसिन में नदी का नियंत्रण जैसे घटक शामिल होंगे। अब सवाल यह आता है कि संशोधित PKC ERCP परियोजना के लाभ क्या हैं? जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार लिंक परियोजना में 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी। इसी के साथ पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों में पीने और औद्योगिक इस्तेमाल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उधर ICAR CMFRI यानी सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लैब में मछली के मांस को विकसित करने के लिए एक खास पहल की अगुवाई की है। इसे विकसित करने में सहयोग करने के लिए नीट मीट बायोटेक के साथ एक अनुसंधान समझौता किया गया है। इस पहल का मकसद एक व्यवस्थित समुद्री मछली के मांस के क्षेत्र में भारत को अहम स्थान दिलाना है ताकि समुद्री भोजन की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और समुद्री संसाधनों पर से दबाव को भी कम किया जा सके। दरअसल लैब में बना मछली का मांस एक तरह का संवर्धित मांस होता है। ये भी ठीक उसी प्रकार से विकसित किया जाता है जैसे अन्य जानवरों के मांस को लैब में विकसित किया जाता है। इस तकनीकी में मांस के लिए मछली को पालने और उसे मारने की जरूरत नहीं होती, बल्कि संवर्धित मछली के मांस का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले मछली से खास कोशिकाओं को अलग कर दिया जाता है। फिर इन कोशिकाओं को एक बायो रिएक्टर में रखा जाता है जहां कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसमें शुगर, लिपिड, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिज और दूसरे पोषक तत्वों का मिश्रण दिया जाता है। फिर अंतिम उत्पाद के रूप में इसमें असली मछली के मांस के स्वाद, बनावट और पोषण संबंधी गुण विकसित हो जाते हैं। वसा की मात्रा, ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा मामले में यह पारंपरिक मछली के बराबर ही होता है। ICAR CMFRI के समझौते के मुताबिक नीट मीट बायोटेक परियोजना से जुड़े नोजिक बायोकेमिकल और एनालिटिक्स कामों पर फोकस करेगा। इसी तरह यह सेल कल्चर तकनीकी के जरिए सेल ग्रोथ, सेल अटैचमेंट और बायोरिएक्टर जैसे चरणों पर फोकस करेगा, जबकि CMFRI यानी सेल कल्चर लैब में ऊंची मूल्य वाली समुद्री मछली प्रजातियों के शुरुआती सेल लाइंस के विकास पर शोध करेगा। शुरुआती सेल लाइन के विकास में आगे के अनुसंधान और विकास के लिए मछली की कोशिकाओं को अलग से विकसित किया जाता है।
यह शुरुआत में प्रोम्फ्रेट, किंगफिश और सीरफिश जैसी मछलियों के सेल आधारित मांस को विकसित करने पर फोकस करेगा। फिलहाल व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए लैब में मछली के मांस को विकसित करने के लिए कई देशों में प्रयोग चल रहे हैं। हालांकि इनका बड़े पैमाने पर व्यावसायिक निर्माण अभी संभव नहीं हो सका है, मगर कई देशों ने इस तकनीकी में काफी प्रगति की है। इसमें इजराइल सबसे आगे है, इसके बाद सिंगापुर, अमेरिका और चीन का स्थान आता है। नीट मीट बायोटेक नई दिल्ली स्थित एक निजी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी है। यह लैब आधारित मांस को विकसित करने की दिशा में काम करती है। वहीं ICAR-CMFRI केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक संस्थान है। इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में स्थित है। यह दुनिया के अग्रणी उष्णकटिबंधीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थानों में शामिल है। एलोन मस्क को आज कौन नहीं जानता। एलोन मस्क विज्ञान की दुनिया में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। अंतरिक्ष की दुनिया में हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स की या फिर मानव स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी में एलोन मस्क लगातार नवाचार करते आए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एलोन मस्क ने बताया है कि मानव के दिमाग में चिप लगाने का उनका पहला परीक्षण सफल रहा है। एलोन मस्क की एक स्टार्टअप कंपनी है, इसका नाम है न्यूरालिंक। इस स्टार्टअप ने पहली बार आशाजनक प्रारंभिक परिणामों के साथ एक मानव रोगी के दिमाग में सफलतापूर्वक चिप इम्प्लांट किया है। मस्क ने कहा है कि जिस व्यक्ति के दिमाग में चिप लगाई गई है उसकी सेहत में सुधार हो रहा है। वह चिप मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के स्पाइक को रिकॉर्ड करती है। स्पाइक्स न्यूरॉन्स द्वारा की जाने वाली गतिविधियां हैं। न्यूरॉन्स मस्तिष्क की सेल्स होती हैं। यह मस्तिष्क और शरीर को जानकारी प्रदान करने के लिए विद्युत और रासायनिक संकेतों का उपयोग करती हैं। आपको बता दें कि इस कंपनी को 2016 में मस्क द्वारा कुछ वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के साथ मिलकर सह स्थापित किया गया था। इसका मकसद था कंप्यूटर और दिमाग के बीच सीधे संचार पैनल बनाना। इस अति महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य मानव क्षमताओं को सुपरचार्ज करना है। इसके साथ साथ ALS या पार्किंसन जैसी न्यूरोलॉजिकल विकारों का इलाज करना है और एक दिन कृत्रिम बुद्धि और मनुष्यों के बीच सहजीवी संबंध स्थापित करना है। सीधी भाषा में कहें तो इन चिप की मदद से ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को जो चल फिर नहीं सकते हैं या बात नहीं कर सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, वे फिर से कुछ हद तक बेहतर जीवन जी सकेंगे। चिप की मदद से न्यूरल सिग्नल्स को कंप्यूटर या फोन जैसी डिवाइस पर ट्रांसमिट किया जा सकेगा। हालांकि मस्क की कंपनी को आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। दरअसल कंपनी ने लैब में जानवरों पर पहले चिप लगाने के परीक्षण किए थे, जिसके लिए कंपनी की खूब आलोचना हुई थी। आरोप है कि कंपनी ने परीक्षण के दौरान 1500 जानवरों की जान ली है। इसमें चूहे, बंदर, सुअर आदि शामिल हैं। साल 2022 में कंपनी को अमेरिका की केंद्रीय जांच का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को नकारा था। हालांकि आपको ये बता दें कि मस्क की कंपनी अकेली नहीं है जो ब्रेन मशीन या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रिसर्च क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार पहला उपकरण ऑस्ट्रेलिया स्थित सिंक्रोन कंपनी द्वारा जुलाई 2022 में एक अमेरिकी मरीज में प्रत्यारोपित किया गया था। चलिए अब बारी है आज की रैपिड न्यूज पर नजर डालने की। अर्जेंटीना ने वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस यानी WEEV के मानव संक्रमण के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन को सचेत किया। वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस एक दुर्लभ वायरल बीमारी है जो मनुष्यों और घोड़ों को प्रभावित करती है। यह वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस के कारण होता है, जो वायरस के टोगाविरेडे परिवार का एक सदस्य है। यह मुख्य रूप से क्यूलेक्स टर्सालिस मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबलपुर जिले में पुनर्विकसित समलेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है। यह राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। महानदी के तट पर स्थित इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी का माना जाता है। इस पुनर्विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य मंदिर के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और सुविधाओं का निर्माण करना है तथा इस परियोजना का नाम समलेई SAMALEI रखा गया है। समलेई से तात्पर्य समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल है। भारत ने 2024-25 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को नामांकित किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के केवल 12 किलों को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकन के हिस्से के रूप में चुना गया है, जिसमें महाराष्ट्र में साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी किला शामिल हैं। ये स्थल 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच मराठा साम्राज्य की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने उन्नत मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मौसम की निगरानी और आपदा की पूर्व चेतावनी देना है। इसके साथ ही इसरो की इनसेट प्रणाली की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा और मौसम की अधिक सटीक और वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करेगा तथा यह आपदा प्रबंधन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों पर पर्यावरणीय प्रभाव का विश्लेषण करने में सहायक सिद्ध होगा। आपको बता दें कि यह इनसेट 3D उपकरणों की श्रृंखला में तीसरा है। इसके पूर्ववर्ती इनसेट 3D और इनसेट 3DR थे। चलिए अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखने की। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे समलेश्वरी मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पश्चिम में है। यह मंदिर महानदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी का माना जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, तीनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? नेवज, काली सिंध, पार्वती या फिर बनास? आइए अब एक नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछा गया था और उसके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न था, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लागोस संधि के द्वारा इसको साल 1975 में बनाया गया था। इसका सचिवालय अबूजा नाइजीरिया में है। दक्षिण सूडान इकोवास का सदस्य है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, तीनों कथन गलत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न था, अहिंसा सिल्क के नाम से जाना जाने वाला सिल्क है टरस सिल्क, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क या इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।